शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, उपनिषदों की कहानियों की श्रृंखला में मैं एक बहुत ही बढ़िया कथा आपको सुना रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ आकाश कथा का नाम है। पांचाल देश की प्रजा समिति के अध्यक्ष परवाहन जैबली की विद्वता की कथा दूसरी कथा है। यह उसके उच्च ब्रह्म ज्ञान को सूचित करने वाली दूसरी लघु कथा है। परवाहन जैबली की विद्वत परिषद में देश विदेश के 500 प्रकांड पंडित सदा बने रहते थे। दोपहर के बाद प्रतिदिन वह पहर भर तक परिषद की बैठक करता, जिसमें अनेक शास्त्रीय विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों का भी विवेचन हुआ करता था। राज्य की व्यवस्था में भी उसके इस विद्वत परिषद का पूरा हाथ था। पंडितों की सम्मति के बिना किसी विवादग्रस्त विषय पर वह निर्णय नहीं करता था। एक प्रकार से उसकी यह विद्वत परिषद ही राजकार्य का भी संचालन करती थी। पंडित ही उसके मंत्री, सभासद तथा सब कुछ थे। एक बार एक यज्ञ के संबंध में कुछ विवाद खड़ा हुआ। विद्वत परिषद के सभी सदस्य उसमें उलझ गए और कई दिनों तक ये विवाद चलता रहा, पर कुछ आखिरी निर्णय नहीं उसका। परवाहन जैबली का यह सादा नियम था कि किसी विवादग्रस्त विषय पर खुद कभी कोई व्यवस्था तुरंत नहीं देता था। परिषद के प्रत्येक सदस्य को उस विषय पर बोलने का अधिकार रहता था और वह सबके बोल चुकने के बाद ही वह स्वयं निर्णित नहीं हो पाता था, तब वह स्वयं कुछ व्यवस्था देता था। संयोग से यह विषय भी ऐसा ही पेचीदा आ पड़ा कि परिषद के सभी सदस्यों के कई बार लगातार कई दिनों तक बोल चुकने के बाद भी कुछ निर्णय नहीं हो सका कि तथ्य क्या है। तब आखिरकार निरुपाय होकर राजा ने उस विषय को स्वयं सुलझाने का भार लिया। विद्वत परिषद में उपाध्यक्ष के पद पर दल्भ के पुत्र दालम्य चकितायन तथा शिलावत के पुत्र शालावत्य शिलक नाम के दो विद्वान पंडित भी थे। राजा ने इस विषय पर निर्णय होने के लिए एक उप समिति बनाई, जिसमें अपने शिवा उक्त दोनों पंडितों को भी नियुक्त किया। तीनों व्यक्ति शिलक, चकितायन तथा स्वयं राजा परवाहन जैबली इस विवादग्रस्त विषय पर निर्णय देने के लिए विचारार्थ सभा मंडप से दूर एक बंद प्रकोष्ठ में बैठ गए और परस्पर तर्क वितर्क करने लगे। वास्तव में यह तीनों ही व्यक्ति उद्गीत के विषय में परम निपुण तथा अनुभवी थे। उद्गीत कहा जाता है ओंकार संबंधी कुछ मंत्रों के समूह को, जिसका विस्तृत प्रकरण सामवेद में आया है। उप समिति की बैठक में तीनों विद्वानों ने विवादी विषय पर विवेचन प्रारंभ करते हुए परस्पर बताया कि हम में से तीनों ही इस विषय के प्रकांड पंडित माने जाते हैं। अच्छा होगा कि एक एक कर्म से अपने विचार को प्रकट करें। राजा परवाहन जैबली ने विनीत स्वर से कहा, महानुभाव, हम अक्षत्रिय जन्म हैं, आप श्रद्धेय ब्राह्मण जन्म हैं और हमारे कुल पूज्य हैं। इसलिए यह अच्छा होगा कि आप दोनों उद्गीत की चर्चा प्रारंभ करें और मैं श्रद्धापूर्वक उनको श्रवण करता चलूं। आप लोगों के सामने मुझे विवाद में पड़ना उचित प्रतीत नहीं होता। शिलावत का पुत्र शिलक ब्रह्मज्ञानी और प्रकांड पंडित होते हुए भी कुछ उद्धत स्वभाव का तथा अभिमानी प्रकृति का विद्वान था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपका कहना ठीक है, आप केवल सुनते भर रहे हैं। हम दोनों उक्त विषय में अपनी मान्यताएं प्रकट करें। दल्भ के पुत्र चकितायन ने भी कुछ सहमति स्वर में राजा की बात का अनुमोदन करते हुए कहा, ठीक है, जब हम दोनों विद्यमान है तो श्रीमान को इस विषय में पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। राजा चुप होकर दोनों ब्राह्मण पंडितों का मुंह ताकने लगा। थोड़ी देर तक
चुप रहने के बाद आकाश की ओर देखते हुए शिलाक ने चेकितायन के साथ कहा, आर्य, यदि आप अज्ञात हैं तो मैं कुछ प्रश्न आपसे करूं। इस तरह प्रश्नोत्तर में ही सब विषय स्पष्ट हो जाएगा। चेकितायन ने कहा, शिलक, तुम प्रसन्नता से मुझसे उद्गीत के विषय में कुछ पूछ सकते हो। शिलक ने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, महानुभाव दालभ्य, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि शाम की जाति क्या है। चेकितायन ने बिना रुके हुए प्रबुद्ध स्वर में कहा, सवर। उस सवर की गति क्या है? शिलक ने कुछ रुककर पूछा। चेकितायन ने फिर उसी प्रकार उत्तर दिया, क्या यह भी मुझे बतलाना होगा कि सवर की गति प्राणवायु है? शिलक ने कुछ शीघ्रता प्रकट करते हुए कहा, महानुभाव दालभ्य, मुझे भी यह ज्ञात है कि सौर की गति प्राणवायु है, पर मेरे पूछने का आशय यह है कि उस प्राण का आधार क्या है। चेकितायन ने तनिक रुक कर उत्तर दिया, आर्य शिलक, उस प्राण का आधार अन्न व भोजन है, क्योंकि उसके बिना प्राण की रक्षा कथमपि नहीं हो सकती। शिलक ने कुछ देर तक चुप रहकर फिर पूछा, महानुभाव दालभ्य, आपने यह बहुत ठीक बता कि प्राण का आधार अन्न व भोजन है, पर मैं साथ यह भी जानना चाहता कि अन्न का आधार क्या है। चेकितायन ने प्रवाहन जैवली की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हमारे मित्र को यह नहीं मालूम कि अन्न का आधार क्या है। इस बात को तो एक मामूली कृषक भी जानता होगा कि अन्न का आधार जल है। बिना जल के अन्न की सत्ता नहीं रह सकती। सर्वश्रेष्ठ प्रवाहन जैवली ने मुस्कुराते हुए कहा, महानुभाव दालभ्य, तत्व विनिर्णय में प्रतिवादी की बातों का उत्तर देना धर्म है, उसके तर्क का मुकाबला उड़ाना अनुचित है। बात मामूली हो या बड़े महत्व की हो, जो कुछ वह पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। शिलक ने मुस्कुराते हुए दाहिना हाथ उठाकर तनिक प्रदीप्त स्वर में कहा, आर्य दालभ्य, मुझे यह भी ज्ञात है कि अन्न का आधार क्या है, और सचमुच ये बात बहुत मामूली है, पर मेरे पूछने का केवल यही तात्पर्य नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस जल का आधार क्या है। चेकितायन शिलक की इस बात को सुनकर तनिक गंभीर होकर आकाश की ओर ताकने लगे, और प्रवाहन जैवली ने अपने सिर को नीचे कर लिया। थोड़ी देर तक उस प्रकोष्ठ में निस्तब्धता छाई रही। थोड़ी देर बाद चेकितायन ने शिलक की ओर ताकते हुए कुछ गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महानुभाव शिलक, मैं उस जल का आधार उसी सर्वलोक को मानता हूँ। मुझे ज्ञात है कि अनेक लोगों की समझ में मेरी यह बात नहीं आएगी, और अनेक विद्वान मेरे इस मत से सहमत भी संभवतः न हों, पर मैं अपनी बात को सत्य सिद्ध करने का दावा रखता हूँ। चेकितायन दालभ्य की इस निश्चय भरी वाणी को सुनकर प्रवाहन जैवली ने जमीन से आंखें उठाकर आसमान में लगा दी, और सालावत्य शिलक कुछ विस्मय भरी चेष्टा में थोड़ी देर तक दाहिनी ओर ताकता रहा। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद चेकितायन ने फिर कहा, आर्य शिलक, क्या आपको मेरी इस बात पर कुछ संदेह है? यदि ऐसी बात हो तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। प्रवाहन जैवली ने विनीत स्वर में कहा, महानुभाव, आपका उत्तर ठीक हो सकता है। शालावत्य शिलक थोड़ी देर चुप बने रहे, और फिर चेकितायन दालभ्य की ओर दाहिना हाथ उठाकर निश्चय भरे स्वर में बोले, तात दालभ्य, में उस सर्वलोक का आश्रय क्या है, इस बात को भी आपसे जानना चाहता हूँ। चेकितायन चुप हो गए। प्रवाहन जैवली ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्य शिलक, आपका यह प्रश्न बहुत सामयिक और सीधा हुआ। थोड़ी देर तक सारे प्रकोष्ठ में नीरवता छाई रही। चेकितायन चुपचाप भीत पर बने हुए चित्रों को निखारते रहे। फिर उगते हुए स्वर में सालावत्य शिलक ने पूछा, महानुभाव दालभ्य, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? चेकितायन दालभ्य ने कहा, आर्य शिलक, हमें सवर्ण लोक से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सालावत्य शिलक ने विस्मय भरे स्वर में कहा, आर्य दालभ्य, मैं आपकी इस बात का कुछ प्रयोजन ठीक नहीं समझ रहा हूँ। चेकितायन दालभ्य ने कहा, महानुभाव शिलक, हम जिस शाम की विवेचना करने के लिए यहाँ बैठे, उसका संस्थापन भी उसी स्वरूप पर हुआ है। वह स्वरूप ही सबका आधार है। हम सभी उस शाम की उपासना स्वरूप के रूप में करते हैं। इस तरह को हमें स्वरूप से आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं दिखता।
वही हमारी स्थिति और गति की चरम सीमा है। चेकितायन की बात सुनकर परवाहन जबली कुछ विस्मित मुद्रा में सिलक की ओर ताकने लगे और सिलक मुस्कुराते हुए विनम्र स्वर में बोले, महानुभाव दालभ है, आपने श्याम की जो प्रशंसा बतलाई है उससे तो मुझे यही अवगत हो रहा है कि आज आप श्याम को अप्रतिष्ठित बना रहे हैं। शास्त्र चिंतन में हमें उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा भी करनी चाहिए। चाकितायन दालभे की सिलक की बातें कुछ अटपटी चाकितायन दालभे को सिलक की बातें कुछ अटपटी सी लगी। वह प्रबुद्ध स्वर में अक्षोभ प्रकट करते हुए बोले, आर्य सिल्क, हम जैसे विद्वान को ऐसी बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि मेरे शब्द से शाम की अप्रतिष्ठा व्यक्त हुई है। मैं तो स्वप्न में भी शाम की अप्रतिष्ठा कभी नहीं करता। यह आपका अपना विचार होगा। हमें इतना गंभीरता शून्य नहीं हो जाना चाहिए। दालभे की अक्षोभ भरी बातों को सुनकर परवाहन जैबली ने आंखों को सिलक की ओर फेर लिया और सिलक मुस्कुराते हुए फिर बोले, महानुभाव दालभे, मैंने किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर यह बात नहीं कही कि आप शाम की अप्रतिष्ठा कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ नहीं सके। दालभे ने कहा, महानुभाव सिल्क, मैं अपनी समझ को पहचानता हूँ। सिलक बोले, आर्य दालभे, आप दुर्भाव दूर कर मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरा तात्पर्य यह है कि आप श्याम को जिस सर्वलोक से प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, ऐसी बात कभी संभव नहीं हो सकती। किसी वस्तु की अतिशय महत्ता और कोई ऊंची कल्पना भी अप्रतिष्ठा है। दालभे बीच में ही बोल पड़े, आर्य सिलक, आप स्वयं श्याम की अप्रतिष्ठा कर रहे हैं। क्या आप श्याम की इस शक्ति में विश्वास नहीं रखते? शालावत्य सिलक ने परवाहन जैबली की ओर देखते हुए कहा, महानुभाव, यदि आपके कथन अनुसार सचमुच श्याम इतना अधिक महिमा युक्त होता तो उसको जानने वाला भी महान शक्तिशाली एवं महिमा में होता। दालभे ने बीच में टोकते हुए कहा, महानुभाव, क्या आप श्याम के जानने वाले की शक्ति में इतना अविश्वास रखते हैं? शालावत्य सिलक ने कहा, तात मेरा अविश्वास कैसे आपने जाना? यह अवश्य है कि मैं वैसा घोर अंधविश्वास भी नहीं करता जैसा कि आप करते होंगे। यदि शाम की ऐसी शक्ति होती तो उसका ज्ञाता यदि किसी को यह कह देता कि तेरा सिर धड़ से अभी अलग हो जाएगा तो सचमुच उसका सिर तुरंत धड़ से अलग हो जाता। मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी शक्ति किस शाम जानने वाले भाग्यशाली पंडित में है। यदि आप जानते हो तो कृपया मुझे बताएं। मैं उस महान महिमा का दर्शन प्राप्त कर अपने को धन्य मानूंगा। सिलक की इन स्पष्ट बातों को सुनकर चेकितायन बगले झांकने लगे। उन्हें अपनी भूल से कुछ मालूम हुई। विनीत स्वर में बोले, आर्य सिलक, शाम के विषय में मेरी मान्यता इतनी थी, मैं उसकी समझ में तर्क को सर्वलोक से आगे तक बढ़ाना नहीं चाहता। परवाहन जैबली चुपचाप चेकितायन के उदास मुख की ओर ताकने लगे और शालावत्य सिलक मुस्कुराते हुए बोले, तात दालभे, मैं ऐसा नहीं मानता कि शाम के संबंध में आपके कथनानुसार सर्वलोक से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप चाहें तो मुझसे इस विषय में और भी पूछ सकते हैं। चेकितायन ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद विनम्र स्वर में कहा, आर्य सिलक, मुझे सचमुच बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप सर्वलोक से आगे का रहस्य इस संबंध में मुझे समझाएंगे। मैं मानता हूँ कि इस पृथ्वी तल पर अपने ही को सब तत्वों का एकमात्र जानकार नहीं समझ लेना चाहिए। परवाहन जैबली को चेकितायन की इन निश्चल बातों से कुछ प्रसन्नता हुई। मुस्कुराते हुए विनम्र स्वर में वह बोले, महानुभाव दालभे, आपका कथन अभिनंदनीय है। जानकारी की कोई सीमा नहीं होती। एक ही व्यक्ति संसार की सारी चीजें नहीं जानता। शालावत्य सिलक ने चेकितायन दालभे की ओर इशारा करते हुए कहा, तात, यदि आप इस संबंध में आगे कुछ रहस्य और जानना चाहते हैं तो मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। चेकितायन दालभे ने विनीत स्वर में कहा, आर्य सिलक, मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि उस सर्वलोक का आश्रय
आप क्या मानते हैं? शालक्य सिलक ने मुस्कुराते हुए परंतु उत्तर दिया, तात चकितायन, मेरी दृष्टि में उस सौरलोक का भी आश्रय स्थल यही पृथ्वी है। चकितायन दालबा ने थोड़ी देर तक चुप रहकर सिलक के उत्तर को अपने सिर हिलाकर स्वीकार करते हुए फिर प्रश्न किया, आर्य सिलक, क्या मुझे कृपा करके यह भी बता सकते हैं कि इस पृथ्वी का आश्रय स्थल क्या है? दालबे की बात सुनकर सिलक की बुद्धि चकराई। उन्हें यह गुमान नहीं था कि तर्क की श्रृंखला इसके बाद भी जाएगी। कुछ देर तक भली बात सोचने विचारने के बाद उन्होंने उत्तर दिया, तात यह पृथ्वी ही सबका आश्रय स्थल है, हमें इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्या आपको यह नहीं ज्ञात कि इस धरती पर श्याम भी प्रतिष्ठित है? यही कारण है कि प्रतिष्ठा कहकर उसकी स्तुति भी की जाती है। शालावत्य सिलक की इस तर्क प्रणाली को देखकर चकितायन दालबा ने चुप हो जाने में ही अपना कल्याण माना, क्योंकि सचमुच पृथ्वी के आश्रय स्थल का सच्चा ज्ञान उन्हें भी नहीं था। पर परवाहन जबली को सिलक का तर्क पसंद नहीं आ रहा था। उसने बीच में ही अरुचि प्रकट करते हुए कुछ बोलने का इरादा प्रकट किया, पर सिलक अभी बोलते चले जा रहे थे। आर्य दालबा, मैंने स्वर्गलोकाश्रय जो पृथ्वी को बतलाया उसका और कारण भी लीजिए। स्वर्गलोक का निर्वाह मनुष्यों के किए गए यज्ञ, हवन, दान आदि सत्कर्मों के द्वारा होता है, पर उन सब सत्कर्मों का अनुष्ठान व विधान इसी धरती अथवा पृथ्वी परवाहन जबली ने कुछ आश्वासत होकर कहा, आर्य सिलक, मुझे प्रसन्नता कि आप शाम की महिमा से कुछ अवगत हुए। अच्छी बात है, आप अपनी शंका का समाधान मुझसे ले सकते हैं। शालावत्य सिलक ने कहा, राजन, मैं केवल यही जानना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी का आश्रय क्या है। परवाहन जावली ने स्वाभाविक स्वर में कहा, आर्य सिलक, इस पृथ्वी का आश्रय आकाश है। संसार के समस्त लोक और समस्त प्राणी इसी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में मिल जाते हैं। यही ब्रह्मांड भर में सबसे विशाल और सबसे श्रेष्ठ है। इस परम व्यापक आकाश को पर ब्रह्म स्वरूप माना गया है। परवाहन जबली की बातों को सुनकर शालावत्य सिलक और चकितायन दालबा की शाम विषयक सारी शंकाएं स्वयं निरस्त हो गई। वे दोनों सुप्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, सचमुच यह आकाश ब्रह्मांड में सबसे विशाल, सबसे श्रेष्ठ और ब्रह्म व्यापक है। शाम की अवस्थिति भी इसी पर है। तो इस प्रकार ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। शुक्रिया दोस्तों ये कथा सुनने के लिए, और कृपा करके इसको आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते।